हम इस वीडियो में वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य अर्थात यूनिवर्सलिटी की चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण बहुत से व्यक्ति एक जाति के अंतर्गत चले आते हैं या एक जाति के अंतर्गत माने जाते हैं। इन्हें एक कॉमन या सामान्य नाम से पुकारा जाता है। जैसे यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो राम, श्याम, मोहन, किशोर, कौशल आदि सभी अलग अलग मनुष्यों के नाम हैं, परंतु इन सभी में एक सामान्यता, एक कॉमननेस पाई जाती है। वह है मनुष्यता का। यह एक जाति है जिसे सामान्य कहते हैं। इसी प्रकार हम घोड़ा, गाय, हाथी, बिल्ली, कुत्ता इन सभी विशेष जानवरों या पशुओं की बात करते हैं तो इनमें एक सामान्य तत्व है, वह है पशुत्व। इस प्रकार सामान्य अनेक विशेषों में पाया जाने वाला एक सामान्य गुण, अवधारणा या नाम है। इसे ही सामान्य कहा जाता है। सामान्य नित्य है और अनेकों में अनुगत रहता है, अनेकों में स्थित रहता है। सामान्य द्रव्य, गुण एवं कर्म में विद्यमान रहता है। वैशेषिक दर्शन में सामान्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। सामान्य नित्य है और अनेकों में युक्त है। भारतीय दर्शन में सामान्य के 3 प्रकार के मत पाए जाते हैं। इनकी भी चर्चा करना यहाँ उल्लेखनीय होगा। पहला है नामवाद, नॉमिनलिज्म। इस विचारधारा के समर्थक बौद्ध दार्शनिक माने जाते हैं। इनके अनुसार सामान्य एक प्रकार का नामकरण कहा जा सकता है और ये सामान्य को एक नाम ही बताते हैं। वस्तुतः व्यवहारिक क्षेत्र में हम सुविधा के अनुसार से अनेक व्यक्तियों के एक ही नाम पुकारते हैं, अनेक पशुओं के एक ही नाम पुकारते हैं। जैसे अनेक व्यक्तियों के एक ही नाम मनुष्यत्व या मनुष्यता, या अनेक पशुओं के एक ही नाम जैसे पशुत्व या पशुता, यही सामान्य है और यह केवल एक नाम है। नाम के अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। यह बौद्ध दार्शनिकों का मत है। दूसरा मत है वो है प्रत्ययवाद, कंसेप्चुअलिज्म। इस विचारधारा के प्रतिपादक जैन दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के दार्शनिक माने जाते हैं। इनके अनुसार सामान्य एक प्रत्यय है, एक अवधारणा है। यह व्यक्तियों से सामान्य को पृथक नहीं मानता है और यह कहता है कि यह किसी भी व्यक्ति से सामान्य पृथक नहीं है, बल्कि उसी में निहित एक अवधारणा है, एक आंतरिक गुण है जिससे हमारी बुद्धि जानती है। अद्वैत वेदांती अनेक व्यक्तियों को मानते हुए भी इसमें एकवाद की स्थापना करते हैं और वो यह बताते हैं कि ब्रह्म एक महासामान्य है और अन्य जितने भी सामान्यजनक गुण हैं वो अलग सामान्य हैं। यह अद्वैत वेदांतियों का प्रत्ययवादी अवधारणा है। तीसरा है वस्तुवादी अवधारणा, रियलिज्म। इस मत के अनुसार सामान्य कोई मानसिक प्रत्यय
मानसिक प्रत्यय मात्र नहीं है और न ही सामान्य कोई एक नाम जैसा है। सामान्य एक वास्तविक गुण है जो विशेषों में वर्तमान रहता है और विशेषों से अलग यद्यपि इसकी सत्ता नहीं है, परंतु इसकी सत्ता हर समय बनी रहती है। यह नित्य है, अविनाशी है। विशेष जो होते हैं वो जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं। जैसे यदि हम यह देखें काली गाय, तो काली गाय में गोत्व नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, परंतु काली गाय जो एक विशेष देश काल परिस्थिति में उत्पन्न हुई है, वह एक विशेष देश काल परिस्थिति में नष्ट भी हो जाएगी। इसलिए इनके अनुसार सामान्य की एक वास्तविक सत्ता है। अब सामान्य के कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। सामान्य की क्या विशेषता है? पहला, सामान्य एक है। सामान्य एक होता है परंतु अनेकों में अनुगत होता है, अनेक होता है। वस्तुतः सामान्य एक वर्ग है, एक जाति है। जैसे मनुष्यों में पाए जाने वाला एक सामान्य है मनुष्यत्व, पशुओं में पाए जाने वाला एक सामान्य है पशुत्व, गायों में पाए जाने वाला एक सामान्य है गोत्व। इस प्रकार यदि एक वर्ग में एक से अधिक सामान्य हम माने तो इसमें विरोध उत्पन्न हो जाएगा, फिर वह विशेष से भिन्न भी नहीं रह पाएगा। इसलिए सामान्य एक ही है। सामान्य नित्य है। यह किसी जाति विशेष में अनुगत तो रहता है, यह किसी जाति विशेष में स्थित होता है, परंतु यह तो न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। यह विशेषों के साथ ही यद्यपि रहता है, परंतु यह विशेषों में न तो उत्पन्न होता है और न ही विशेषों में नष्ट होता है। जैसे यदि हम यह उदाहरण लें कि फला नाम का व्यक्ति इस देश काल स्थिति में उत्पन्न हुआ, तो यद्यपि उसमें एक मनुष्यत्व का सामान्य तो है, परंतु यह मनुष्यत्व उस व्यक्ति से, उस विशेष व्यक्ति से जो विशेष देश काल परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है और विशेष देश काल परिस्थिति में नष्ट हो जाएगा, उससे इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। उससे इसके नष्ट होने और उत्पन्न होने में कोई संबंध नहीं होता। सामान्य अनेकों में होता है। वस्तुतः क्या है कि यदि हम कोई ऐसा विशेष हो जो एक हो, तो उसमें सामान्य निवास नहीं करता। जैसे काल एक है, उसमें उसका सामान्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे देश एक है, परिच्छिन्न है, उसमें सामान्य नहीं हो सकता। परंतु यदि हम गाय, घोड़ा, गधा, हाथी, चींटी ये सभी लें तो उसमें ये अनेक हैं, परंतु अनेकों में एक सामान्य तत्व है, वो है पशुता का। तो यह पशुत्व एक सामान्य हुआ। इसलिए सामान्य अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों में समवेत होता है। सामान्य का सामान्य नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य का सामान्य नहीं होता। जैसे सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व तो होता है, मनुष्यत्व नामक सामान्य है। सभी गायों में गोत्व नामक सामान्य है। सभी पशुओं में पशुत्व नामक सामान्य है।
सभी पेड़ों में वृक्षत्व नामक सामान्य है, परंतु इस वृक्षत्व का कोई सामान्य नहीं है, इस पशुत्व का कोई सामान्य नहीं है, इस गोत्व का कोई सामान्य नहीं है और इस मनुष्यत्व का कोई सामान्य नहीं है। इसलिए सामान्य का सामान्य नहीं होता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि किसी सामान्य का सामान्य होगा तो इसमें अनवस्था दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि यदि हम यह माने कि सभी गायों में एक गोत्व नाम का सामान्य है, फिर सभी गोत्वों में एक अलग सामान्य होगा, फिर उस सामान्य का और सामान्य होगा, इस प्रकार यह एक दोष उत्पन्न हो, वैचारिक दोष, अवधारणात्मक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सामान्यों का सामान्य नहीं माना गया है और न ही सामान्यों का सामान्य होता है। सामान्य द्रव्य में, गुण में एवं कर्म में होते हैं। जैसे सभी द्रव्यों में जो सामान्य पाया जाता है उसे द्रव्यत्व कहा जाता है, सभी गुणों में जो सामान्य पाया जाता है उसे गुणत्व कहा जाता है और सभी कर्मों में जो सामान्य पाया जाता है वो कर्मत्व कहलाता है। सामान्य अन्य सभी पदार्थों से भिन्न है। यह गुण, सामान्य, समवाय, अभाव आदि से सर्वथा भिन्न है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में इसे एक अलग द्रव्य की श्रेणी में रखा गया है। सामान्य वास्तविक होते हुए भी देश और काल के परे है। यह किसी देश या किसी काल विशेष में बंधा नहीं है, इसीलिए यह अनित्य है, अविनाशी है। न्याय वैशेषिक के अनुसार सामान्य का ज्ञान हमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा होता है। जब हम व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्ष करते हैं तब उसके अंदर निहित सामान्य का भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और यह प्रत्यक्षीकरण सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, जो एक अलौकिक प्रत्यक्ष है, सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है, उसके कारण होता है। न्याय दर्शन में इस प्रत्यक्ष की भी एक अलग श्रेणी दी गई है। यह कोई सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है, यह कोई लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। जिस प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां वस्तुओं को ग्रहण करती हैं, साधारण वस्तुओं को ग्रहण करती हैं, उस प्रकार सामान्य का ग्रहण नहीं होता। इसीलिए सामान्य के ग्रहण के लिए यहाँ सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष बताया गया है। वैशेषिक दर्शन में सामान्य के प्रकार भी बताए गए हैं। ये प्रकार हैं, व्यापकता या विस्तार के दृष्टिकोण से ये प्रकार बताए गए हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर सामान्य, जो सामान्य अत्यधिक व्यापक हो अर्थात सबसे बड़ा हो, वह पर सामान्य कहलाता है। जैसे सत्ता या बीइंगहुड, यह सर्वव्यापी है, सबसे व्यापक सामान्य कहलाता है। दूसरा है अपर सामान्य, यह अत्यंत कम व्यापक है, न्यून है। इस सामान्य के अंतर्गत बहुत छोटा वर्ग आता है, छोटे समूह की बात होती है। जैसे हम गोत्व सभी गायों के लिए, पशुत्व सभी पशुओं के लिए, मनुष्यत्व सभी मनुष्यों के लिए, इस तरह की बात करते हैं। तो यह जैसे यदि हम गोत्व की बात करें तो यह केवल गौ या गायों के लिए होगा, मनुष्यत्व की बात करें तो यह केवल मनुष्यों के लिए होगा, घटत्व की बात करेंगे तो यह केवल घड़ों तक ही सीमित रहेगा। इस प्रकार यह एक अपर सामान्य है जिसकी व्यापकता अत्यंत ही कम होती है। तीसरा है परापर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य के बीच आने वाले सभी सामान्य परापर सामान्य कहलाते हैं। ये बीच का सामान्य है। जैसे यदि हम सत्ता और मनुष्यत्व के बीच की बात करें तो इसके अंतर्गत एक आता है जैसे द्रव्य, सबस्टेंस या सबस्टेंसलिटी।
यह द्रव्यत्व सामान्य है। यह मनुष्यत्व से तो व्यापक है, परंतु सत्ता से कम व्यापक है, तो अतः यह परापर सामान्य कहलाता है। यह वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य की अवधारणा का विवेचन था। धन्यवाद।